दोस्तों सलाम और आदाब। नए ब्लॉग के साथ नदीम आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सबको, पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। नई असम्बली अवाम की खिदमत के लिए हल उठाने जा रही है कि वो अपनी पूरी कुव्वत और पूरी जुस्तजू के साथ पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे और आपको एक रोशन मुस्तकबिल से हमकिनार करेंगे। यही उम्मीद है पाकिस्तान की और यही उम्मीद है हमारे उन नुमाइंदों की जो कि असम्बली तक पहुंच चुके हैं। उन सबको बहुत मुबारक हो जो हजरात के वहां तक पहुंचे, खवातीन हजरात, उलमाए कराम और दीगर वो जमातें जो चंद एक वोट ले सकी हो, सबको बहुत मुबारक हो, क्योंकि आपने पाकिस्तान की तकदीर को बदलना है। जिस जगह में पाकिस्तान चल रहा था उससे निकाल के आप एक नई शक्ल में पाकिस्तान लेके जाने का तहिया करके असम्बली तक पहुंचे हैं। लेकिन इस इलेक्शन में बहुत से एतराज़ात या सवालिया निशान भी कायम हुए हैं, खड़े हुए हैं। तकरीबन जमातों ने इस इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दिया है। बल्कि आप यूं समझे 10 साल से पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन हुए हैं उन तमाम इलेक्शन पे जमातों ने हमेशा एतराज किया है कि उनको हराया गया है, किसी भी शक्ल में हो उनको हराया जाता है और इंतजामिया को, इदारों को शामिल करके, मुलविस करके, ये इदारों से काम निकाल करके उस जमात को कि जो जीतने की तवक्का रखती है, जीतने की उम्मीद रखती है और जो ये समझती है कि मैं पाकिस्तान के अवाम की हकीकी नुमाइंदा जमात हूँ, और वो इलेक्शन के बाद अमूमन ये होता है कि वो इल्जाम लगाती है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है, उसका वोट जो है वो गलत इस्तेमाल किया गया है या जाया किया गया है, और उन जमातों को मौके दिए जा रहे हैं जो कि इंसाफ फराहम नहीं करेंगी या जो अवाम की नुमाइंदा नहीं है, लेकिन उनको असम्बली तक पहुंचाया जाता है। बहरहाल एक बहस है पाकिस्तान में जारी, आप भी देखते हैं टीवी वगैरह पे, बड़े बड़े चैनल के अंदर ये बहस में ऐसा हो रहा होता है। हमारा मकसद बहस करना नहीं है, बताना ये है कि हुकूमत बनने के बाद, अब ये हुकूमत बन चुकी और हमेशा बनती है, बनने के बाद एक खामोशी हो जाएगी। फिर ये हमारे अवामी नुमाइंदे जो होंगे ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग करते हैं असेंबली हॉल में बैठ करके, पार्लियामेंट में बैठ करके। जैसा कि मेरे पिछले व्लॉग्स को आप देख सकते हैं, मैंने बताया उसके अंदर कि ये टीम जो आती है, जैसे मियाँ साहब की और बीबी साहब की टीम अगर आ रही, ये टीम जो नई हुकूमत संभाल रही है, क्या इस टीम ने ऐलान किया था कि हमारी माशी पॉलिसी ऐसी होगी, हम जो है पाकिस्तान को इन खतूत पे गामजन करेंगे, ये रास्ता होगा हमारा, इस तरह हम ये कर्ज से निजात हासिल कर पाएंगे, कर्ज से निजात के बाद हम ये माशी इस्तेहकाम लेकर आएंगे, रोजगार में इजाफा होगा, ये हमारा बुनियादी तालीमी निज़ाम होगा। मेरी ये बहस हमेशा से इलेक्शन जारी रहता है, लेकिन हम घूम फिर करके हमेशा उसी जगह खड़े होते हैं। और आज भी आप ये देखेंगे दोस्तों कि यही हुकूमत जो है वो कर्ज के लिए जा रही हुई, कभी हमारे दोस्त मालिक चीन के पास, कभी सऊदी अरब के पास और कभी IMF या वर्ल्ड बैंक के पास जाती है कर्ज लेने के लिए, यानी कि हमें फिर हुकूमत चलाने के लिए, या आप यूं समझ लें सादा जबान में कि हमें अपना घर चलाना है, पैसे मौजूद नहीं हमारे पास, कुछ जराए मौजूद नहीं, हमारे कर्ज लेना है। तो यानी वो कर्ज का अंबार जो चढ़ता चला जा रहा है हम पे, उस पर उतारने के लिए किसी भी शक्ल में हमारे पास कोई प्लानिंग मौजूद नहीं है। ये हुकूमत भी कर्ज लेने जा रही है, अदा करने नहीं जा रही है। तो वो कर्ज लिया जाता है, मैं पहले बता चुका, आपको शॉर्टकट में बात करूंगा आपसे कि वो हमारे अवाम के ऊपर आता है और हमें वो टैक्स की शक्ल में हो, महंगाई की शक्ल में हो, अदा करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम को एक बार फिर दिल मजबूत करके ये सोच लेना चाहिए और ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि महंगाई का तूफान आने वाला है हमेशा की तरह। तो इससे निपटने के लिए तैयारी कर लें दोस्तों। अब देखते हैं हमारी हुकूमत कौन से नए तरीक़ेकार को अख्तियार करती है और किस तरीके से इससे नबर्द आज़मा होती है। हम भी देखते हैं और आप भी देखेंगे। मेरे कहने का मकसद ये था कि असेंबली अगर बन चुकी है, बन जाएगी, जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान रियासत उनको अख्तियार देगी, फिर वो तश्कील देंगे अपनी वज़ारत ख़ारिजा, वज़ारत ख़जाना और फला फला सारी चीज़ों के लिए बातचीत होगी, सब लोग आगे बैठेंगे और काम शुरू करेंगे अपना। लेकिन सवाल फिर अगले इलेक्शन में वही खड़ा हो जाता है कि फिर धांधली है, फिर ये मसला है, फिर मतलब सब घूम फिर के हमेशा उसी जगह खड़े हो जाते हैं। इन सब मसाइल से निकलने के लिए अगर ये असेंबली हमारी, ये हमारे नुमाइंदे अगर मुखलिस हैं, सीरियस हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये मसाइल हल हो, तो चंद गुजारिशात थी मेरी जो मेरे जहन में है, वो आप दोस्तों से शेयर करना चाहता हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस करें कि भाई ये सारे मसाइल का हल जो है वो इन चंद बातों में हो सकता है जो मेरे जहन में है। आप भी शेयर कर सकते हैं कि भाई आपकी जमीनी बात है, ये हम अवामी सतह पे बात कर रहे हैं।
तो मेरे ख्याल में चंद गुजारिशात हैं, जिसमें पहला ये है कि हर इलेक्शन के बाद जमात ने धांधली का इल्जाम लगाया है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है, ज्यादती हुई है। तो आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में बायोमेट्रिक सिस्टम राइज क्यों नहीं किया जाता? एक मेरे ज़हन में सवाल है ये। दुनिया भर के अंदर जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं, उनके अंदर इस मसले को खत्म कर दिया गया है, दफन कर दिया गया है। इतने निचली सतह पे वो लेकर आ गए सिस्टम को, इस हद तक वो नीचे ले आए हैं कि धांधली का इल्जाम लगाने से पहले इल्जाम लगाने को वाले को भी सोचना पड़ता है कि आखिर मैं जो इल्जाम लगाने जा रहा हूँ तो इसमें मैं सबूत क्या पेश करूंगा। ठीक है, हमारे यहाँ इल्जाम लगाने के साथ सबूत भी पेश कर दिया जाता है कि भाई वहाँ बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं, वहाँ इस तरह काम हो रहा है, वहाँ इस तरह काम हो रहा है। सोशल मीडिया पे आप इसका मुलाहिजा कर सकते हैं, काफी सारी वीडियोस मौजूद हैं। तो मैं ये कह रहा था, अगर ये जमातें मुखलिस हैं और चाहती हैं कि निज़ाम को बिल्कुल पायदार किया जाए और आइंदा के लिए इन सब मसाइल को खत्म किया जाए आगे बढ़ने के लिए, यानी ये सारी बातें पीछे छोड़ के हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आखिर क्यों नहीं बायोमेट्रिक्स इलेक्शन किया जाता है? क्या वजह है इसकी? क्या वो कुव्वतें खुद चाहती है कि सिस्टम मौजूद रहे और ऐसे ही सिस्टम पाकिस्तान में चलता रहे और पाकिस्तान के आवाम ऐसे ही इन सब मसाइल से नबर्द आजमा रहे, इस निज़ाम को ऐसी भुगतती रहे, इसमें ऐसी सड़े गले निज़ाम में हमेशा हम डूबे रहे? अगर वो चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? हमारे भाई नुमाइंदे ऐसे चाहते हैं। और अगर वो नहीं चाहते, और मैं ये उम्मीद करता हूँ और मैं ये तवक्का रखता हूँ, गुमाने गालिब है मुझे इस बात का कि हमारे नुमाइंदे यकीनन नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो खुद इस मसले पे डसे हुए होते हैं, इन मसाइल के। इसलिए उन्हें चाहिए फिल फॉर असेंबली बनाते साथ ही कानून में तरमीम का अख्तियार होता है उनको। असेंबली बनाई इसलिए आती है कि वहां से कानून वहीं से बनते हैं, सारे कानून जो पाकिस्तान में है वो वहीं से बनते हैं। तो चाहे कि वो इलेक्शन कमीशन को हर सूरत में इसके लिए पाबंद कर दें। अब आइंदा इलेक्शन जब भी होंगे पाकिस्तान में, वो बायोमेट्रिक सिस्टम से होंगे। पहली बात मेरी ये थी कि बायोमेट्रिक सिस्टम होना चाहिए, ताकि अवाम जो नुमाइंदे चुने, भले वो किसी भी जमात का हो, किसी भी सियासी जमात का हो, वो भले मजहबी जमात हो, सियासी जमात हो, लसानी जमात हो, लेकिन उसे पता होना चाहिए और कि मैंने जो वोट दिया है बिल्कुल सही मेरे कास्ट हुआ है और मेरी अवामी नुमाइंदे ही पहुंचे हैं असेंबली हाल तक। इसका उसे मुकम्मल यकीन होना चाहिए इस बात का कि अवामी नुमाइंदे ही वहां तक पहुंच पा रहे असेंबली हाल तक। पहली चीज। दूसरी चीज जो सबसे अहम नुकता है मेरा, वो ये है कि इस कानून को भी पास किया जाए असेंबली के अंदर कि डुअल नेशनलिटी जो है, जितने भी मेंबरान हैं, वो आप अगर सर्च करेंगे जाकर के, अब जो बन चुके हैं या नई हुकूमत के अंदर जो बनने जा रहे हैं, आप जरा सर्च करके देख लेंगे, या पाकिस्तानी एजेंसीज, जो हमारी एजेंसी है, आपकी एजेंसी, मेरी एजेंसी है, वो जरा ये हमें बताएं अवाम को कि इनके अंदर कितने नुमाइंदे ऐसे हैं कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के कि जो डुअल नेशनलिटी, दोहरी शोरियत रखते हैं। यानी कि एक नुमाइंदा जो पहुंचे असेंबली हाल तक वो पाकिस्तान का शहरी भी होता है। तो वो जो इमरान हमारे पहुंचे असेंबली हाल तक, तो हमारी एजेंसियां बिल्कुल बताएं, हमें खुलकर बताएं, इसको छुपाने की कोई बात भी नहीं है कि इसमें कितने फीसद नुमाइंदे हैं। मेरे जाती राय है कि 70 से 80% नुमाइंदे ऐसे निकलेंगे जिनके पास दोहरी शरीयत होगी, और जहां इनके ऊपर कोई इफ्तार पड़ती है, कोई मुसीबत पड़ती है, तो फौरन पाकिस्तान छोड़ करके उन मुल्कों में चले जाते हैं जहाँ की शरीयत रखते हैं, यहाँ की नेशनलिटी वो रखते हैं। तो क्यों रखते हैं वो भाई पाकिस्तान को बचाने आए हैं, पाकिस्तान निजाम चलाने आए हैं और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने आए हैं, तो उन्हें पाकिस्तान के होकर रहना चाहिए ना। जिस तरह के हम 90-95% लोग, जीना मरना हमारा, खाना पीना, दुख सुख, जो भी मुसीबत बला है वो हम यहीं पे फेस करते हैं, हम खुद लड़ते हैं उससे, तो वो क्यों फिर भाग जाते हैं यहाँ से? ये एक मेरी सलाह है। आगे आप दोस्तों से गुजारिश है इसको शेयर कीजिएगा और कोशिश करें कि हमारी आवाज हमारे नुमाइंदों तक, असेंबली तक पहुंचे और इस कानून को फिल फॉर वो अमल में लेकर आए और फिल फॉर इसको नाफिजुल अमल करे। कानून नहीं बनाए बल्कि नाफिजुल अमल करे इस बात को। बल्कि दोस्तों मैं आपसे एक चीज और शेयर कर लूं कि सिर्फ ये नुमाइंदे नहीं है असेंबली हाल के, कौमी असेंबली हो या सूबाई असेंबली, बल्कि जितने ब्यूरोक्रेट हैं हमारे, ब्यूरोक्रेसी के अंदर आप उठा के देंगे 95 से लेकर मैं तो कहता हूँ 99% लोग जो है उन्होंने नेशनलिटी ली हुई किसी और मुल्क की। यानी कि वो इदारे चला रहे हैं पाकिस्तान में, उनके वो खिदमत करना चाहते हैं पाकिस्तान की, लेकिन वो नेशनलिटी लेकर रखते हैं वो पक्की पाकिस्तान से बाहर की। तो भाई ये क्या चीज है? ये कुछ समझ में आती है आपको लॉजिक? ये क्या फलसफा है ये पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, कमा रहे हैं पाकिस्तान में, सारी चीजें आपके कहते हैं हमारी पाकिस्तान के लिए है, हम जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन आपने नेशनलिटी ली हुई हो किसी और मुल्क की, आखिर क्यों? तो मेरी दरखास्त है ये तमाम सियासी लीडरान से, तमाम मेंबरान से कौमी सूबाई असेंबली के कि यकजा होकर के तमाम
मफादात को, तमाम अपनी तफावत को, तमाम बुग़्ज़ को निकाल के दिल से ये चंद गुजारिशात पे अमल कर ले तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान में बहुत बेहतरी आ सकती है। एक अदना से शख्स की आपसे दरखास्त है, एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं भी आपसे दरखास्त कर सकता हूँ और मैं कर रहा हूँ ये। तीसरा मैं नुक्ता ये था कि तालीम और सेहत जो कि अहम चीज होता है जिंदगी का, हर किसी जिंदगी का, ये दोनों चीजें सिर्फ पाकिस्तान में होनी चाहिए। भले हम किसी, मैंने, आप मेरा पुराना व्लॉग देख सकते हैं तालीमी निजाम के ऊपर, मैंने कहा था कि भाई आप चैप्टर भले ऑक्सफोर्ड को उठा के डाल दें, आप हार्वर्ड का चैप्टर कर लें, मगर तालीम पाकिस्तान, डिग्री पाकिस्तान को होनी चाहिए। जो पाकिस्तान में तस्लीम होगी तो पाकिस्तान की डिग्री से तस्लीम होगी, ताकि हर शख्स को, एक मोची के बेटों को भी, किसान के बेटों को भी, मजदूर के बेटों को भी वही तालीम मिलनी चाहिए। ये उतनी हद तालीम को, बुनियादी तालीम को होना चाहिए जितना कि किसी करोड़पति, अरबपति, किसी सियासतदान, किसी ब्यूरोक्रेट, किसी बिजनेसमैन के बच्चे को होना चाहिए तालीम और सेहत के मामले में, सिर्फ पाकिस्तान। अच्छा, आप मेरे दोस्तों, आप ये भी मुझसे इख्तिलाफ कर सकते हैं कि आप ये कोई बिल्कुल नई बात कर रहे हैं, तो मेरे दोस्तों ऐसी कोई नई बात नहीं है। दोस्तों मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ कि साउथ कोरिया हमारे एशिया के अंदर ही पड़ता है, उसके अंदर भी तकरीबन मिलता जुलता हमारे पाकिस्तान के जैसा सिस्टम ही था। यानी कि आप यूँ समझते थे करप्शन ऐसे ही था, सियासतदान ऐसे ही थे, सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। उनकी पार्लियामेंट ने एक बहुत जबरदस्त कानून पास किया, तालीम अपने मुल्क की होनी चाहिए, जबान अपने मुल्क की होनी चाहिए, और ऐसे सेहत के मसले में कि सेहत के लिए भी हमारे डॉक्टर होने चाहिए, हमारा अस्पताल होना चाहिए, हमारा अमला होना चाहिए। ये साउथ कोरिया के अंदर उन्होंने ऐसा करके दिखाया और यकीन माने उसके बाद वहां पे बहुत बड़ी तब्दीली आने शुरू हो गई थी। तो ऐसे बहुत से मुल्कों की मिसाल है और दे सकता हूं मैं कि बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहाँ की तालीम बल्कि अपनी जबान होती है। और मैं दोस्तों अगर बढ़ के एक कदम बात करूं तो जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जर्मनी हो, जापान हो, कोरिया हो, फ्रांस हो, इटली हो, बेल्जियम हो, किसी मुल्क के, अमेरिका हो, इनकी अपनी जबान में तालीम होती है, अपनी जबान, अपनी तालीम और सेहत भी। मैं कहना ही चाह रहा था कि हमारे जो नुमाइंदे पहुंचे हैं वो इस कानून को ही पास करें। तीसरा नुक्ता मेरा ये था, मियाँ साहब बीमार हो या कोई भी शख्स बीमार हो, आले सले दर्जे का, उसकी सेहत की सहूलत जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही होनी चाहिए, उसको बाहर जाने की इजाजत नहीं है। एक आम आदमी जब तस्वुर नहीं कर सकता, क्योंकि आप खादिम बन के आते हैं ना भाई, आप भी दावा कर रहे होते हैं कि हम अवाम की खिदमत के लिए आए हैं, तो एक आम अवाम को जो सहूलत मैसर है वही आपको भी होनी चाहिए। अवाम ने आपको मरकज और महवर जो है वो अवाम की जात होनी चाहिए, मेरा कहना मकसद ये है। और दोस्तों आप इस तरह सोचना शुरू करें। अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं और आप इनको बादशाह के मकाम में बैठाते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं आप। ये हमारी खिदमत के लिए आए होते हैं, हमारे वोट से हमारे खिदमत करने के लिए आते हैं। ये सैकड़ों गाड़ी आगे पीछे की होती है, वो सारे आपके पैसे से, आवाम के पैसे से चल रही होती है। तो बहरहाल मेरी बात किसी और तरफ नहीं कर रही थी, तो मैं ये कहना चाहता कानून बनाना चाहिए कि तालीम और सेहत सिर्फ पाकिस्तान का होना चाहिए। ये मेरा तीसरा नुकता था। चौथा नुकता, ये आइन और कानून की बालादस्ती। इसके लिए अगर आप शॉर्ट टर्म में कुछ करना चाहते हैं, मैं नुमाइंदे से मुखातिब हूँ, जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे, हमारे खादिम हज़रात जितने हैं, कि अगर आप ये चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में आइन कानून की बालादस्ती चाहते हैं या फिल फॉर अमल दरामद चाहते हैं ना, तो मेरे एक छोटी सी दरखास्त है कि हर थाने के अंदर एक जज जरूर होना चाहिए। क्योंकि हमारे इस थाने कल्चर सिस्टम के अंदर जो है बहुत सी पेचीदगियां हैं, बहुत से इल्जाम लगाते हैं अवाम कि रिश्वत के बाजार है, अवाम थानेदार सुनता नहीं है, पुलिस वाले सुनते नहीं है, FIR नहीं काटी जाती। ये आम सी बातें हैं ये, ठीक है। मैं वही सारी बात कर रहा हूँ। ये अवाम तकरीबन यही शिकायत कर रही होती है हर फोरम में। आप अभी कहीं कचहरी लगा के बैठ जाए, कोई SHO साहब आ जाए हमारे इलाके में या किसी इलाके में जाए, तो आम यही बात कर रही होती है, FIR नहीं काटी जाती है, रिश्वत का मसला अलग है, बात नहीं सुनी जाती है, अगली शख्सियत ज्यादा भारी होती है या उसकी सुनी जाती है, मेरी सुनी जाती है। तो भाई एक जज साहब को हर थाने में, हर सतह, छोटा थाना हो ये बड़ा थाना हो, यानी कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मैं थाने जाऊं तो FIR काटने के लिए भले जज साहब अपने साथ किसी चपरासी को रख ले, FIR काटी जाए बिल्कुल, उसी थाने के अंदर जज साहब भी मुआयना कर सकते हैं और देख सकते हैं कि थाने कल्चर के अंदर क्या मसले मसाइल है, और आधा केस मेरा ख्याल है वो बैठ के वहीं हल कर सकते हैं जज साहब खुद, अपनी हिम्मत पे, अपनी जिम्मेदारी पे, अपनी साइन के साथ, कि भाई मैं इसको ऐसा समझता हूँ, इसको ये हल कर दिया। जुर्माना लगाना हो, किसी को पनिशमेंट करनी हो या किसी को समझाना बुझाना हो, तो वो समझा बुझा करके मसला कर सकते हैं। ये थाने कल्चर से कम थोड़ी सी आज़ादी मिलेगी आवाम को। और ये इतने मसले मसाइल है ना, ये रहजनी के वारदातें और फायरिंग वगैरह वगैरह, ये हमारे थाने के अंदर नहीं बढ़ सकता, लेकिन जज साहब का होना बहुत जरूरी है। तो मेरी सलाह ये कि हर थाने के साथ एक जज साहब को लाजिम मुकर्रर किया जाए।
बल्कि आप एक कदम और बढ़ना चाहते हैं आगे, कोई जज साहब के साथ एक मेडिकल ऑफिसर भी तैनात करते हैं। भाई जज साहब जो होते हैं वो अवामी पैसे के होते हैं, तो अवाम के पैसे लेकर के क्या अवाम की खिदमत के लिए थाने में नहीं बैठ सकते हो? अगर इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाए, सोचे आप कि जज साहब का कमरा भी थाने के साथ ही होना चाहिए, क्योंकि फिर वो थाने से लेकर के बात मेरी बड़ी हो रही है, फिर वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वगैरह वगैरह। तो और जज साहिबान भी माशाल्लाह हमारे ये रोना रोते हैं कि हमारे इतने केस का प्रेशर है, और एक जज के ऊपर जो है इतने हजारों और लाखों केस पेंडिंग चल रहे हैं, हमने बहुत बड़ा काम किया, हमने टाइम ओवर टाइम लगा करके इतनी केस को सॉल्व किए, लेकिन इतने केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो जज साहिबान से भी दरखास्त है कि आप जो है एक कमरा अदालत जो है ना, ये एक जज साहब जो है ना स्पेशली वो थाने में बैठ जाया करें बराए मेहरबानी। तो ये इम्प्लीमेंट करना आप जरा सोचे, असेंबली हॉल में बैठ करके सारे मेंबरान हमारे कि इसको इम्प्लीमेंट किया। 14वां नुक्ता मेरा ये था। अच्छा जी, मैं प्रोग्राम मुख्तसर करता हूँ। 5वां नुक्ता जो है मेरा वो ये है कि तमाम मेंबरान हजरात हमारे मोहतरम, हमारे बहुत ही खास हमारे होते हैं, जितने मेंबरान बने हैं सब काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम हमारे लिए, क्योंकि हमारे मेंबरान है और हमें नुमाइंदे हो, किसी जमात से भी हो, किसी भी सियासी जमात से वाबस्तगी रखते हो या आजाद उम्मीदवार की शक्ल में आए हो, वो सब काबिल एहतराम है, क्योंकि वो अवाम के नुमाइंदे हैं। उस बहस से हट करके कि किस तरीके से हुआ है, वोटिंग किस तरह से नहीं हुआ है, वो सब काबिल एहतराम हमारे लिए। उनसे मेरी ये दरखास्त है कि एक जो है और अमेंडमेंट करे कानून के अंदर, वो ये है कि तमाम नुमाइंदे कौमी सतह वाले हों या सूबाई सतह वाले या सेनेटर हजरात, इन तमाम को चाहिए कि हर जुमे का खुतबा मस्जिद में आकर दिया करे, क्योंकि ये इलेक्शन के बाद अवाम से इनका राब्ता बिल्कुल मुनक़ता हो चुका होता है। ये अवाम अपनी परेशानी की अलग होती है, भाई 10 मसले होते हैं इनके। हालांकि आज दौर बहुत जदीद आ गया है, अगर आप चाहें तो असेंबली की आधी से ज्यादा कार्रवाई आप इंटरनेट पर घर में बैठे कर सकते हैं, आपको असेंबली हॉल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन खैर वो उनका काम है, वो बेहतर समझ सकते हैं क्या करना चाहे, क्या करना चाहे। लेकिन बहरहाल अपनी मसले टाइम निकाल के हर जुमे के दिन, और अगर आपने असेंबली हॉल में जाना है या आपने किसी मीटिंग में शिरकत करनी, तो अपना आपका नुमाइंदा जो आपका पीए हो या आपका दस्तराज जो हो, जिसको अवाम भी पहचानती हो, वो मस्जिद में जरूर आया करे। और दोस्तों उलमा कराम से इंतहाई माज़रत के साथ मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि भाई मैं कोई गैर इस्लामी बात नहीं कर रहा, गैर मजहबी बात नहीं कर रहा, बल्कि इस्लाम एन इस्लाम भी यही है कि जो अरबाब हल अब्द होते हैं, जो हुकूमत के सरबराह होते हैं, उनको हर जुमे को मस्जिद में खुतबा देना उनका हक बनता है, ये उलमा का हक नहीं होता है। ये बात बहुत भारी कर रहा हूँ मैं, तो किसी को बुरा लगेगा तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन ये गैर इस्लामी बिल्कुल हरगिज नहीं है। एन इस्लाम यही है कि जुमे का खुतबा अरबाब हल वक्त किया करेंगे। तो ये मेरा 5वां खास नुक्ता ये था कि वो लाजमी है हर जुमे को अवाम के दरमियान आया करे कि अवाम को क्या परेशानी है, और उस रास्ते की परेशानी, उनके आने जाने की परेशानी, वो सारी परेशानियां जो अवाम को लाहक होती है, इलाके में लाहक होती है, उनके इलाके में जिस इलाके को नुमाइंदे बनते हैं, तो अवाम को बगैर बताए भी वो आदि अपनी आंख से रोज देख सकते हैं कि इलेक्शन बायोमेट्रिक होना चाहिए और डुअल नेशनलिटी सिस्टम खत्म होनी चाहिए पाकिस्तान में। दूसरा नुक्ता मेरा। तीसरा है कि तालीम और सेहत सिर्फ पाकिस्तानी और पाकिस्तान में होना चाहिए। चौथा नुक्ता मेरा ये था कि थाना कल्चर के अंदर जज साहब को खुद आकर के सारा देखना चाहिए, जज को एक मुतय्यन कर दिया जाए। और 5वां नुक्ता मेरा ये था कि मस्जिदों के अंदर हर जुमे खुद में हमारे नुमाइंदे जो होते हैं हमारे दरमियान है, और हमें जितनी भी आपकी जो आपके प्लानिंग है मुस्तकबिल से मुतल्लिक या इलाके से मुतल्लिक, जो आपकी प्लानिंग है, आप किस तरह इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कब तक हो जाएंगी, जो वादे वईद आपने किए हैं उनको भी निपटने के लिए, उनका फेस करने के लिए, उनका सामने करने के लिए हमारे नुमाइंदे हमारे दरमियान आया करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने का। इंशाल्लाह जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से। और दोस्तों मेरे चैनल को पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। सलाम और आदाब।